एक ऐसे साम्राज्य की कल्पना कीजिए जिसकी पूरी नींव कोयले पर रखी गई हो, और अब वही साम्राज्य भारत के हरे भरे भविष्य पर सबसे बड़ा दांव लगा रहा है। ये कहानी है गौतम अडानी की, एक ऐसा नाम जो आज भारत के बिजनेस की दुनिया के सबसे बड़े विरोधाभास का दूसरा नाम बन गया है। 50 अरब डॉलर, सोचिए जरा। इतनी बड़ी रकम गौतम अडानी ने सिर्फ एक साल में अपनी दौलत में जोड़ी। उस साल दुनिया के किसी भी दूसरे अरबपति से कहीं ज्यादा। ये रफ्तार सिर्फ तेज नहीं बल्कि हैरान कर देने वाली थी। और ये 7 का आंकड़ा क्या है? ये है उन बड़े हवाई अड्डों की संख्या जिन पर अडानी ग्रुप ने 2 साल से भी कम समय में कंट्रोल कर लिया। इसका मतलब ये हुआ कि आज भारत में उड़ान भरने वाला हर 4 में से 1 यात्री अडानी के ही किसी एयरपोर्ट से गुजरता है। देश के इंफ्रास्ट्रक्चर पर इतनी बड़ी पकड़, ये वाकई में सोचने वाली बात है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर एक अकेला इंसान भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर किंग बना कैसे? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें कहानी की बिल्कुल शुरुआत में जाना होगा। देखिए, कई बड़े कारोबारियों की तरह अडानी को यह सब विरासत में नहीं मिला था। उनकी शुरुआत तो बहुत ही मामूली थी। कहानी शुरू होती है 1978 में। एक नौजवान जेब में सिर्फ 100 रुपए लेकर कॉलेज छोड़ देता है, पहुंचता है मुंबई, काम शुरू करता है हीला छांटने का। लेकिन उसकी मंजिल तो कुछ और ही थी। आप देखिए, सिर्फ 3 साल के अंदर वो इस धंधे की सारी बारीकियां सीखकर ज़वेरी बाजार में अपनी डायमंड ब्रोकरेज खोल लेता है। ये वो पहली चिंगारी थी जो आगे चलकर एक बहुत बड़े साम्राज्य में बदलने वाली थी। उनके होम स्टेट गुजरात में एक शब्द बहुत चलता है, धंधा। इसका मतलब सिर्फ बिजनेस नहीं होता, बल्कि बिजनेस के लिए एक जो नेचुरल जुनून होता है वो है। और कहते हैं कि ये जुनून अडानी की रगों में दौड़ता था। तो अडानी के इतने बड़े साम्राज्य के पीछे की रणनीति क्या थी? बहुत सीधी सी थी, अपने बिजनेस के मकसद को भारत सरकार के राष्ट्रीय विकास के लक्ष्यों के साथ अलाइन कर देना। और उन्होंने ये किया कैसे? चाहे बंदरगाह हो, बिजली हो, हवाई अड्डे हो या फिर डेटा सेंटर, उनका हर बड़ा कदम भारत की स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटी से जुड़ा रहा है, खासकर प्रधानमंत्री मोदी के मेक इन इंडिया जैसे अभियानों के साथ। आज अडानी का साम्राज्य कुछ इस तरह का दिखता है। देखिए, ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक्स, एनर्जी, सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। और इस पूरे कॉम्प्लेक्स नेटवर्क के सेंटर में है अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड या AEL। ये एक तरह से नए बिजनेस के लिए लॉन्च पैड का काम करता है, जैसे हवाई अड्डों और डेटा सेंटर्स के लिए। लेकिन अडानी का ये जो तेजी से बढ़ता कद है, ये विवादों से दूर नहीं रहा है। उनकी ये पूरी यात्रा आलोचनाओं और कई बड़े सवालों से भरी हुई है। आलोचकों ने उन पर खुल्लम खुल्ला पक्षपात का आरोप लगाया, खासकर तब जब सरकार ने कथित तौर पर हवाई अड्डों की बोली के नियम बदले, जिससे कहा गया कि अडानी ग्रुप को फायदा हुआ। दूसरी तरफ अडानी समूह इन सभी दावों को खारिज करता है। उनका कहना है कि उन्होंने सारी बोलियां एक पारदर्शी और कॉम्पिटिटिव प्रोसेस के जरिए ही जीती हैं। इन आलोचनाओं के केंद्र में अक्सर अडानी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच का पुराना रिश्ता रहा है। ये रिश्ता 2003 का है, जब अडानी ने गुजरात में एक राजनीतिक संकट के दौरान मोदी का सार्वजनिक रूप से समर्थन किया था। आलोचकों का मानना है कि यही करीबी रिश्ता उनकी कामयाबी की एक बड़ी वजह है। चलिए, अब आते हैं कहानी के सबसे बड़े मोड़ पर। अडानी ग्रुप की स्ट्रैटेजी में जो सबसे बड़ा बदलाव आया है, वो है रिन्यूएबल एनर्जी पर लगाया गया एक बहुत बड़ा और उतना ही जोखिम भरा दांव। आप देखिए, 2015 से अब तक कितना कुछ बदल गया है। अडानी ग्रीन एनर्जी, जो कभी उनके पोर्टफोलियो का एक छोटा सा हिस्सा हुआ करती थी, आज उनके पूरे साम्राज्य की सबसे कीमती कड़ी बन चुकी है। सिर्फ 5 साल में अडानी परिवार की इक्विटी वैल्यू 3 गुना हो गई, $8.7 बिलियन से बढ़कर $26.4 बिलियन। और ये जो जबरदस्त उछाल आया, इसकी सबसे बड़ी वजह थी उनके ग्रीन एनर्जी डिवीजन की विस्फोटक ग्रोथ। ये आंकड़े इस बदलाव को और भी ज्यादा साफ कर देते हैं। देखिए, 2015 में अडानी पोर्ट्स उनके परिवार की संपत्ति का 68% हिस्सा था। 2020 तक आते आते ये घटकर सिर्फ 23% रह गया। तो इसकी जगह किसने ली? अडानी ग्रीन एनर्जी ने, जो अब कुल संपत्ति का 44% है। अडानी ने खुद इस स्ट्रैटेजिक शिफ्ट को माना है। उन्होंने कहा था कि भले ही फॉसिल फ्यूल और रिन्यूएबल्स कुछ समय तक साथ साथ चलें, लेकिन पेंडुलम लंबे समय में निश्चित रूप से रिन्यूएबल एनर्जी के पक्ष में ही झूलेगा। और यही बात हमें कहानी के सबसे बड़े तनाव पर ले आती है। ग्रुप का जो फॉसिल फ्यूल वाला अतीत है
और रिन्यूएबल एनर्जी में जो उसका भविष्य है, इन दोनों के बीच का संघर्ष, ये एक सीधा सा विरोधाभास है। अडानी ग्रुप की पूरी दौलत कोयले, खदानों और बंदरगाहों पर बने, लेकिन आज निवेशक अपना पैसा उसके ग्रीन फ्यूचर पर दांव लगाकर लगा रहे हैं। इस संघर्ष का सबसे बड़ा सिंबल है ऑस्ट्रेलिया की कार्माइकल कोयला खदान। इस एक प्रोजेक्ट की वजह से दुनिया भर में विरोध प्रदर्शन हुए, स्टॉप अडानी जैसे कैंपेन चले और ये अडानी के पारंपरिक कोयला कारोबार पर बढ़ते दबाव का एक प्रतीक बन गई। तो इससे एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या ये दो भविष्य, एक कोयले पर आधारित और दूसरा ग्रीन एनर्जी पर, एक साथ चल सकते हैं? क्या कोई कंपनी एक ही समय में दोनों के लीडर हो सकती है? और आखिर में हम इस एक सवाल के साथ रुकते हैं, क्या भारत का कोयला किंग सच में देश की ग्रीन क्रांति को लीड कर सकता है? इस सवाल का जवाब न सिर्फ अडानी का भविष्य तय करेगा, बल्कि शायद भारत के और पूरी दुनिया के ऊर्जा के भविष्य की दिशा भी तय करेगा।